नमस्ते ट्विंकल, कैसी हो? आज की क्लास के लिए तैयार? नमस्ते सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और बहुत उत्सुक भी। बहुत बढ़िया। तो ट्विंकल, आज हम कक्षा 10 के राजनीति शास्त्र का एक बहुत जरूरी अध्याय समझने वाले हैं। हमारा आज का विषय है संघवाद, यानी फेडरलिज्म। हम इसे एक एक करके स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। जी सर, मुझे ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आपके साथ पढ़ने में मजा आएगा। चिंता मत करो, हम इसे बहुत आसान बना देंगे। चलो ट्विंकल, आज की पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी सर। देखो ट्विंकल, इस स्लाइड पर एक पुराने दस्तावेज जैसे स्क्रॉल है और उस पर भारत का एक चमकता हुआ नक्शा बना है। ये दिखाता है कि संघवाद हमारे देश की एकता का मूल दस्तावेज या ब्लूप्रिंट है। अच्छा। हेडलाइन भी यही कहती है, संघवाद भारत की एकता का ब्लूप्रिंट। इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम संघवाद क्या है, सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, केंद्र राज्य के रिश्ते और स्थानीय शासन, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये सब कुछ एनसीईआरटी और जेसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित है। सर, इसमें एक लाइन लिखी है, शक्ति के बंटवारे और साझा शासन की एक यात्रा। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है ट्विंकल। देखो, संघवाद का मतलब ही यही है कि शक्तियां या पावर सिर्फ एक जगह, मतलब सिर्फ केंद्र में ना होकर केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय स्तर पर बटी होती हैं और ये सब मिलकर शासन चलाते हैं। इसी यात्रा को हम समझेंगे। ओके सर। अरे, यहाँ नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ ट्विंकल, इसे ध्यान से देखो, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि एक फेडरेशन। परीक्षा में अक्सर ये अंतर पूछा जाता है, तो इसे याद रखना। ठीक है सर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। बहुत बढ़िया ट्विंकल, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। वो अलग अलग धातु के टुकड़ों को जोड़कर बना है, सोना, चांदी, तांबा, सब कुछ। ये हमारे भारत की विविधता, हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है, जहां अलग अलग संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है सर। है ना? और स्लाइड की हेडलाइन है, विविधता और शासन की चुनौती। अब देखो, भारत जैसे विशाल और इतने विविध देश में शासन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी सारी भाषाएं, धर्म, क्षेत्र, इसलिए यहाँ सत्ता का बंटवारा जरूरी हो जाता है। सर, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का जिक्र क्यों है? पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने इनके बारे में। बिल्कुल सही याद है तुम्हें। अच्छा सवाल है ट्विंकल। देखो, बेल्जियम ने अपनी विविधता को समझा और शक्ति को साझा किया। नतीजा, देश एक साथ रहा। वहीं श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया और वहां गृह युद्ध, मतलब सिविल वॉर हो गया। तो ये उदाहरण हमें सत्ता के बंटवारे का महत्व समझाते हैं। अच्छा, अब समझी मैं। सर, इसमें भी एक एग्जाम अलर्ट है। ये कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, संघर्ष को कम करती है। बिल्कुल सही ट्विंकल, ये एक नंबर का सवाल बन सकता है। बस ये याद रखना कि पावर शेयरिंग से देश में टकराव और झगड़े की संभावना कम हो जाती है। जी सर। अब जब हमने चुनौती समझ ली है, तो चलो अगली स्लाइड में संघवाद की परिभाषा को ठीक से समझते हैं। ओके। इस स्लाइड पर एक तराजू है ट्विंकल, देखो। इसके एक पल्ले में केंद्र लिखा है और दूसरे में राज्य, और दोनों पल्ले एकदम बराबर हैं। ये दिखाता है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों का अपना महत्व है, अपनी अपनी शक्तियां हैं। मतलब कोई किसी से कम नहीं है, अपने अपने दायरे में। बिल्कुल नहीं। स्लाइड की हेडलाइन देखो, संघवाद फेडरलिज्म क्या है, और परिभाषा है कि संघवाद शासन की वो प्रणाली है जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता एक जगह से फैलकर नीचे तक जाती है। इसमें सरकार के दो या उससे ज्यादा स्तर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य, और दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं और संविधान के प्रति जवाबदेह होती हैं, एक दूसरे के प्रति नहीं। सर, एक सवाल है, अगर दोनों सरकारें स्वतंत्र हैं, तो क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की कोई बात नहीं मान सकती? कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं ट्विंकल। इसका मतलब ये नहीं कि वे देश के कानून नहीं मानेंगे। मतलब पुलिस राज्य का विषय है तो उस पर राज्य फैसला लेगा, लेकिन रक्षा केंद्र का विषय है तो उस पर केंद्र। वे एक दूसरे के अधीन नहीं हैं, लेकिन संविधान के अधीन दोनों हैं। अच्छा, अब क्लियर हुआ। सर, एग्जाम अलर्ट कहता है कि संघवाद की मुख्य विशेषता दोहरी सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट है। शाबाश ट्विंकल, यही संघवाद का सबसे मुख्य बिंदु है। अगर परीक्षा में पूछा जाए संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा दोहरी सरकार। चलो ट्विंकल,
अब अगली स्लाइड में संघीय और एकात्मक व्यवस्था के बीच का अंतर देखते हैं। जी सर। यहाँ दो चित्र हैं ट्विंकल। बाईं ओर देखो संघीय व्यवस्था है। इसमें केंद्र से शक्तियां राज्यों की तरफ जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, मतलब टू वे ट्रैफिक है। और दाईं ओर है एकात्मक व्यवस्था। यहाँ केंद्र से एक बड़ा तीर सिर्फ नीचे प्रांतों की ओर जा रहा है, मतलब शक्ति सिर्फ ऊपर से नीचे आती है। अच्छा, तो ये वन वे सिस्टम है? हाँ बिल्कुल। तो संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, राज्यों की अपनी शक्तियां होती हैं जैसे भारत और अमेरिका में, और एकात्मक व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है और बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती हैं, जैसे श्रीलंका और ब्रिटेन में। सर, तो क्या एकात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारें बहुत कमजोर होती हैं? हाँ ट्विंकल, एकात्मक व्यवस्था में सारी मुख्य शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। राज्य सरकारें होती तो हैं, पर असल में वो केंद्र के आदेशों का ही पालन करती हैं। ओके सर। और एग्जाम अलॉट में लिखा है कि एकात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेह होती हैं, पर संघीय में नहीं। सही पकड़ा ट्विंकल, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। संघीय व्यवस्था में दोनों ही सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसे जरूर याद रखना। जी सर, याद रहेगा। बहुत अच्छे ट्विंकल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये संघ बनते कैसे हैं। ओके। ट्विंकल, यहाँ भी दो चित्र हैं। बाईं ओर देखो, साथ आकर संघ बनाना लिखा है। इसमें अलग अलग क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे देश जुड़कर एक हो रहे हैं। इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और दाईं ओर? दाईं ओर है साथ लेकर संघ बनाना या होल्डिंग टुगेदर। इसमें एक हाथ एक बड़े पजल में आखिरी टुकड़ा लगा रहा है, मतलब एक बड़ा देश खुद को छोटी छोटी इकाइयों में बांट रहा है। तो पहला तरीका है कमिंग टुगेदर, जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र साथ आते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड। और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटता है ताकि देश को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम। सर, तो भारत होल्डिंग टुगेदर का उदाहरण है? इसका मतलब हमारे राज्य पहले से ही भारत का हिस्सा थे? बिल्कुल सही समझा ट्विंकल। भारत ने अपनी एकता और इतनी बड़ी विविधता को बनाए रखने के लिए राज्यों का गठन किया और उन्हें शक्तियां दी। सर, इसका एग्जाम अलॉट कहता है कि होल्डिंग टुगेदर की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा ताकतवर होती है। हाँ ट्विंकल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि देश को एक साथ रखना होता है ना, इसलिए केंद्र के पास कुछ विशेष शक्तियां ज्यादा होती हैं ताकि देश की एकता बनी रहे। चलो अब अगली स्लाइड में विशेष रूप से भारत की संघीय व्यवस्था को देखते हैं। जी सर। देखो ट्विंकल, यहाँ एक शील्ड पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। ये भारत की एकता और संप्रभुता को दिखाता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, संघीय देश नहीं। और भारतीय संघवाद के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला, देश की एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। सर, मेरा वही पुराना सवाल फिर से दिमाग में आ रहा है। जब भारत में संघीय व्यवस्था है, तो संविधान में संघ या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल है ट्विंकल, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका है, और दूसरा, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान निर्माता एकता पर ज्यादा जोर देना चाहते थे। अच्छा, मतलब देश की एकता सबसे ऊपर है। सर, यहाँ एग्जाम अलॉट में लिखा है कि हमारा संविधान मूल रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता था। हाँ, इसका मतलब है कि शुरुआत में सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें थीं। तीसरा स्तर यानी स्थानीय शासन बाद में एक बड़े संशोधन से जुड़ा गया, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, अब हम तीसरे स्तर की बात करेंगे। चलो अगली स्लाइड पर। जी सर। ट्विंकल, यहाँ एक पिरामिड है जिसके 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर संघ, बीच में राज्य और सबसे नीचे स्थानीय। ये भारत की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को एकदम साफ साफ दिखाता है। ये तो बहुत क्लियर है। तो देखो, संघ सरकार पूरे देश के लिए है, राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के लिए, और स्थानीय शासन गांवों और शहरों के लिए। पंचायत और नगर पालिकाएं इसी स्थानीय शासन का हिस्सा हैं। हाँ, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। सर, क्या ये त्रिस्तरीय व्यवस्था दुनिया के और भी देशों में है? भारत जैसी विशाल और इतनी व्यवस्थित त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के किसी और देश में नहीं है ट्विंकल। ये हमारी एक बहुत बड़ी खासियत है। वाह! और एग्जाम अलर्ट कहता है कि 1992 के बाद स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देकर ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। बिल्कुल,
1992 का साल स्थानीय शासन के लिए एक मील का पत्थर था। इस साल को हमेशा याद रखना। जी सर, 1992। अब सवाल यह है कि इन तीनों स्तरों के बीच काम कैसे बटा है, मतलब कौन क्या करेगा, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हाँ सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। देखो ट्विंकल, यहाँ 3 अलग-अलग रंग के फोल्डर हैं जो 3 सूचियों यानी लिस्ट्स को दिखाते हैं। एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अच्छा, 3 लिस्ट्स हैं। हाँ, पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ओके। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, व्यापार, कृषि जैसे विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है। ठीक है। और तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, तो यहाँ भी केंद्र ज्यादा पावरफुल है। सर, एक सवाल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो संविधान बनने के बाद आया, तो ये किस सूची में है? बहुत बढ़िया सवाल ट्विंकल। ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वे अवशिष्ट शक्तियों या रेजिडुअरी पावर्स में आते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। समझ गई। सर, एग्जाम अलर्ट में भी रक्षा और मुद्रा का उदाहरण दिया गया है कि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए संघ सूची में है। हाँ, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कोई खास विषय किस सूची में आता है, तो ये उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है। कानून तो बन गए, पर असल में ये व्यवस्था काम कैसे करती है, चलो अगली स्लाइड में इसका प्रैक्टिकल पक्ष देखते हैं। जी सर, थ्योरी तो समझ आ गई। ट्विंकल, इस स्लाइड पर बहुत सारे स्पीच बबल्स हैं और उनमें अलग-अलग भारतीय लिपियों के अक्षर हैं, जैसे तमिल, बंगाली, पंजाबी। ये भारत की भाषाई विविधता, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। हाँ सर, बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखकर भाषाई राज्यों का गठन किया गया। मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात। इससे प्रशासन आसान हुआ और लोगों में अपनी पहचान को लेकर सुरक्षा की भावना आई, जिससे एकता और मजबूत हुई। फिर हमारी भाषा नीति है। हमारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसके साथ 22 दूसरी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है। सर, लेकिन शुरुआत में तो डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा, पर यहाँ लिखा है कि इससे एकता मजबूत हुई। ऐसा कैसे? क्योंकि इससे लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान हो रहा है। अगर हम जबरदस्ती एक भाषा सब पर थोपते तो शायद देश में तनाव बढ़ता। इसी लचीलेपन ने, इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने देश को जोड़े रखा ट्विंकल। अच्छा सर, इसका एग्जाम अलर्ट कहता है कि केंद्र सरकार के काम के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रह सकता है। हाँ, ये हमारी भाषा नीति के लचीलेपन का एक और उदाहरण है, ताकि किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्य को कोई असुविधा ना हो। अब केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर एक नजर डालते हैं अगली स्लाइड में। ओके सर। ट्विंकल, यहाँ 2 हाथ हैं जो पजल के टुकड़ों से बने हैं और ये दोनों हाथ आपस में मिल रहे हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच गठबंधन और साझेदारी को दर्शाता है। ये तो कॉलिशन जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही। हम 1990 के बाद के बदलावों पर चर्चा करेंगे, जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था कि केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी। लेकिन 1990 के बाद केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। इससे राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान होने लगा और सत्ता की साझेदारी की एक नई संस्कृति पनपी। सर, गठबंधन सरकार से राज्यों की ताकत कैसे बढ़ी? ऐसे कि जब केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो उसे सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों की मांगें और शर्तें ज्यादा प्रभावी ढंग से रख पाती हैं। अच्छा। इससे केंद्र उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब राज्यों की बात ज्यादा सुनी जाने लगी। सर, एग्जाम अलर्ट के अनुसार गठबंधन सरकारों ने भारतीय संघवाद में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर को सुधारा है। बिल्कुल सही। इसने संघवाद को कागजों से निकालकर असल में और ज्यादा व्यवहारिक और मजबूत बनाया है। हमने संघ और राज्य की बात कर ली, अब लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले चलते हैं। अगली स्लाइड विकेंद्रीकरण के बारे में है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ। देखो ट्विंकल, एक बड़ा सुनहरा तीर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और नीचे आकर
पेड़ की जड़ों की तरह फैल रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि सत्ता ऊपर से नीचे यानी जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। ये विजुअल बहुत अच्छा है सर, एकदम क्लियर हो गया। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है जब केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि कई समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बेहतर होता है। गांव के लोगों को पता है कि उनके गांव में सड़क कहाँ बननी चाहिए, और इससे लोगों की लोकतंत्र में सीधी भागीदारी भी बढ़ती है। सर, क्या विकेंद्रीकरण और सत्ता का बंटवारा एक ही चीज है? विकेंद्रीकरण सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है ट्विंकल। जब हम शक्तियों को सरकार के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाते हैं तो उसे विशेष रूप से विकेंद्रीकरण कहते हैं। ओके, और एग्जाम अलर्ट कहता है कि स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। शाबाश, यही विकेंद्रीकरण के पीछे का मुख्य विचार है। लोकतंत्र को लोगों के दरवाजे तक ले जाना, इसे याद रखना। हमने पहले 1992 का जिक्र किया था। चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि उस साल ऐसा क्या खास हुआ था। जी सर, मैं इंतजार कर रही थी इसका। कानूनी बदलाव को दिखाता है। जी, तो 1992 के संविधान संशोधन ने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए। पहला, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य हो गया, हर 5 साल में। दूसरा, SC, ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित हुईं। और तीसरा, सबसे क्रांतिकारी कदम, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 13 सीटें आरक्षित की गईं। और इन चुनावों को करवाने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ। सर, एक सवाल है, 1992 से पहले क्या पंचायत चुनाव नहीं होते थे? होते थे ट्विंकल, लेकिन वे नियमित नहीं थे और पूरी तरह से राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर थे। 1992 के बाद उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब चुनाव कराना राज्य सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि संवैधानिक मजबूरी है। अच्छा, ये बहुत बड़ा बदलाव था। सर, ये एग्जाम अलर्ट बहुत जरूरी लग रहा है। इसमें लिखा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सिर्फ स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में ही लागू है। हाँ ट्विंकल, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आरक्षण अभी संसद या विधानसभाओं में लागू नहीं है। परीक्षा के लिए ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं कि यह स्थानीय शासन असल में काम कैसे करता है। चलो अगली स्लाइड पर। जी सर। यहाँ 2 तरह की इमारतें हैं ट्विंकल। एक तरफ गांव का एक घर है जो पंचायती राज को दिखाता है, और दूसरी तरफ शहर की एक बिल्डिंग है जो शहरी निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटी को दिखाती है। ओके, रूरल और अर्बन। सही। तो ग्रामीण व्यवस्था, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, उसके 3 स्तर हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। और शहरी शासन में छोटे शहरों के लिए नगर पालिका और बड़े शहरों के लिए नगर निगम होते हैं। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। सर, मैंने ग्राम सभा के बारे में भी सुना है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतदाता, मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग सदस्य होते हैं, और यही ग्राम सभा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर ग्राम पंचायत बनाती है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों पर निगरानी भी रखती है। अच्छा, तो ग्राम सभा ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल हुई। सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि ग्राम सभा की बैठकें साल में कम से कम 2 या 3 बार होनी अनिवार्य हैं। बिल्कुल, ताकि पंचायत के कामों की नियमित समीक्षा हो सके। यही तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो ट्विंकल, हमने पूरा अध्याय लगभग समझ लिया है। चलो अब आखिरी स्लाइड में इसका निष्कर्ष देखते हैं। जी सर। ट्विंकल, इस स्लाइड में एक जहाज का एंकर यानी लंगर तूफानी समुद्र में जहाज को स्थिर रखे हुए है। ये दिखाता है कि संघवाद भारत को विविधताओं के बीच स्थिर और एकजुट रखता है। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। तो निष्कर्ष ये है कि संघवाद सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। ये भारत की विविधता का सम्मान करता है। और सबसे जरूरी बात, भारत का संघवाद स्थिर नहीं है। ये समय के साथ विकसित होने वाली एक गतिशील यानी डायनामिक प्रक्रिया है। सर, गतिशील प्रक्रिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये समय और जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है ट्विंकल। जैसे गठबंधन सरकारों ने इसे और लचीला बनाया, राज्यों को ज्यादा ताकत दी। ये पत्थर की लकीर नहीं है। समझ गई सर। और एग्जाम अलर्ट कहता है कि लोकतंत्र की सफलता सिर्फ संविधान पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र पर भी निर्भर करती है। बहुत सही ट्विंकल, तुमने पूरे अध्याय का सार बता दिया। कानून कितने भी अच्छे हों, अगर उन्हें लागू करने वाले लोगों और नेताओं की नीयत सही नहीं है
तो व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। और ये रही हमारी आखिरी स्लाइड ट्विंकल। जी। यहाँ एक खुली हुई किताब है जो ये संदेश दे रही है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सर। तो हमने इस अध्याय के सभी मुख्य बिंदु पूरे कर लिए हैं। अब मैं चाहूंगा कि तुम एक बार एनसीईआरटी की किताब को जरूर पढ़ना और जो भाषाई राज्यों वाला नक्शा है उस पर थोड़ा अभ्यास करना। जी सर, मैं आज ही करूंगी। सर, आखिरी एग्जाम अलर्ट, इसमें लिखा है कि परीक्षा में संघवाद की विशेषताओं पर एक लंबा प्रश्न, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। हाँ ट्विंकल, बिल्कुल सही। इसलिए इस अध्याय की सभी विशेषताओं जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। सफलता की कुंजी है स्पष्ट अवधारणा और नियमित अभ्यास। बहुत बढ़िया ट्विंकल, तुम्हारे अच्छे सवालों और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।